जय हिंद एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं अनुज एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं डिफेंस अड्डा पर। दोस्तों, आज हमारे लिए एक प्राउड मोमेंट है। प्राउड मोमेंट कैसे भाई? आज हमारे साथ हैं अनुराग पांडे जी। और अनुराग पांडे जी ने एफकेट 1 2023 में स्कोर किया है 235 और अभी इनका एफकेट 2 2023 में जो स्कोर गया है वो भी 200 के आसपास गया। तो दोस्तों, अनुराग आज हमारे साथ हैं। इससे हमें बहुत कुछ सीखना है क्योंकि आपका जो 2024 का नोटिफिकेशन बस अब आ ही गया है। 1 दिसंबर से इसके ऑनलाइन Yes. फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो जाएगी और फैब के आसपास का एग्जाम होगा। तो बिल्कुल सही टाइम पर आप कह सकते हैं कि अनुराग हमारे साथ हैं, जो आपको कंप्लीटली गाइड करेंगे कि आपको रिटन एग्जाम कैसे कैसे क्रैक करना है। देखिए, एफकेट का जो सिलेक्शन प्रोसेस है, उसकी जो जर्नी है, उसमें सबसे पहला जो हमारा हर्डल आने वाला है वो रिटन एग्जाम को लेकर के आने Yes. वाला है। और अनुराग जी से मैं आज बात करूंगा रिटन एग्जाम को लेकर के, और उसमें मैं स्पेसिफिकली बात करने वाला हूं अपने सब्जेक्ट इंग्लिश को लेकर के, क्योंकि हम लोगों ने एक प्लानिंग करी है कि इंडिविजुअल टीचर्स आएंगे और आपको इंडिविजुअल सब्जेक्ट के बारे में आपको अपने साथी को, अपने छोटे भाइयों छोटे बहनों को बताना है किस तरीके से उनको आगे लेकर के चलना है। तो राग जी बताइए कुछ। तो सर मैंने ये एग्जाम्स एफकेट का एग्जाम देना स्टार्ट किया था 2022 जो मेरा पहला इंटेक था। ओके जो कि मैं क्लियर नहीं कर पाया था ओके ओके बिकॉज क्योंकि स्टार्टिंग था एंड आई थिंक फेस नहीं किया था वो कभी, वो चैलेंज कभी। और इंग्लिश में जैसे कि पता नहीं होता कि मतलब इतनी सारी चीज़ें हैं और हमें पता नहीं चलता कि मतलब एग्जैक्टली हमें टू द पॉइंट एग्जाम क्या डिमांड कर रहा है। तो जो फर्स्ट वाला अटेम्प्ट था मेरा वो मैं क्लियर नहीं कर पाया था। और इंग्लिश में मैं देखता था कि जब मैं मॉक्स लगाता था तो इंग्लिश में ये होता था कि हमको इंग्लिश में फीलिंग ये आती है स्टूडेंट एज जो मैंने फील किया कि जब हम मॉक दे रहे होते हैं तो उस टाइम हमको लगता है कि हाँ ये क्वेश्चन सही हो रहा है। अदर सब्जेक्ट में ये फीलिंग नहीं आती क्योंकि उनमें क्या होता है, इधर आप आंसर ला रहे हो या नहीं ला रहे हो। इंग्लिश में ये लगता है कि हमको अरे यार ये सही है, हमने इंग्लिश ट्रांसलेशन किया और ये सही। तो इनमें क्या होता था कि एफकेट में नेगेटिव मार्किंग होती थी, बिल्कुल होती है, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होती है। तो मेरा नेगेटिव स्कोर काफी हो रहा था। मतलब मैं क्वेश्चंस तो अटेम्प्ट कर रहा था, 58-60 अटेम्प्ट कर रहा था, बट ये है कि मैं कट ऑफ जहां पर मैं अगर नेगेटिव नहीं करता तो मैं कट ऑफ आराम से क्लियर कर लेता था। बट वो नेगेटिव जो स्कोर था मेनली वो मेरा इंग्लिश में मैं फेस कर रहा था। तो फिर सेकेंड अटेम्प्ट में मैंने काफी थोरोली देखा और मैंने मेनली ये फोकस किया कि नेगेटिव नहीं करना है। क्योंकि जो मैं अनुराग जी 1 मिनट आपको यहीं पर एक बात आपसे पूछना चाहता हूँ। आपने एक पॉइंट अभी बोला था कि स्टार्टिंग में जब आपने प्रिपरेशन किया तो मतलब बिल्कुल कंप्लीट एक तरीके से फेलियर आपको दिखा अपने सब्जेक्ट में। बिल्कुल। तो यहाँ वो सारे बच्चे जो स्टार्ट करते हैं, बेसिकली अब तो आपको बहुत नॉलेज है, बहुत तगड़ा करके आए हो इस इंग्लिश में। लेकिन एक बच्चे ये सोचते हैं कि यार मतलब मैंने आज तैयारी शुरू करी है और यार मेरे से नहीं हो रहा। तो भाई अनुराग एग्जाम्पल है आपके उसी चीज का। आप लोग सोच रहे हैं ना कि यार मेरे से नहीं हो रहा इंग्लिश और मैं ट्राई करा मैंने मॉक और मेरा नहीं स्कोर आ रहा। तो आप खुद सोचिए, ये वही बच्चा है जो इंग्लिश फोड़ कर आया है और आज आपको अपनी जर्नी स्टार्टिंग से कैसे बता रहा है कि मेरे से नहीं हो पा रहा था। तो वो गैप जो आप अभी बताने वाले हैं कि वो कैसे आपने फुलफिल किया कि इंग्लिश में कुछ भी नहीं आ रहा था और आज आप पेपर अटेम्प्ट करते हैं, आपने किया, बहुत अच्छा स्कोर किया है। अभी उसके बारे में बात करेंगे, कितना कितना आपने लगभग जो है इंग्लिश में अटेम्प्ट किया और कितना आपका गया। तो बताइए अनुराग जी, वो जर्नी बताइए फिर, मतलब जैसे स्टार्टिंग में आपसे कुछ नहीं हो पा रहा था और अब आपने इंग्लिश अपनी किस तरीके से अपनी अच्छी करी। तो सर जो मैंने पहला अटेम्प्ट दिया था उसमें शायद अगर मैं सिर्फ एफकेट एग्जाम की बात करूं तो हमें ये देखना चाहिए एफकेट एग्जाम हमसे डिमांड क्या कर रहा है। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, जो ग्रामर पार्ट है वो उतना ज्यादा नहीं है, कोई बहुत बड़ा पार्ट नहीं है ग्रामर का। जो मेन पोर्शन है वो वोकैब का है। चाहे हम क्लोज टेस्ट देख लें, क्लोज टेस्ट में भी हम तभी सॉल्व कर पाएंगे क्योंकि जो ऑप्शंस होते हैं वो काफी क्लोज वर्ड्स होते हैं और वो हमारा तभी स्ट्रांग होगा जब हमारी वोकैबुलरी स्ट्रांग होगी। तो मैंने ये चीज एनालाइज की क्योंकि जो मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था उसमें मेरे पास उतना शायद टाइम नहीं था, मेरे पास 1.5-2 महीने थे, तो उसमें शायद मैं ये इतना एनालाइज नहीं कर पाया। बट आफ्टर एग्जाम देने के बाद तो मैंने उसमें ये एनालाइज किया कि एफकेट एग्जाम जो है वो डिमांड क्या कर रहा है हमसे। तो फिर मैंने देखा कि हमको वोकैब पे ज्यादा फोकस करें क्योंकि जो ग्रामर पार्ट है वो मुश्किल से 4 या 5 क्वेश्चन आउट ऑफ 25, अब तो 30 क्वेश्चन हो गए। पहले जो 25 क्वेश्चन होते थे उनमें मैक्सिमम क्वेश्चन जाते थे वो 5 जाते थे ग्रामर पार्ट के, बहुत ज्यादा। और हम देखते हैं कि जो बच्चा होता है स्टार्टिंग में जब तैयारी करना स्टार्ट करता है तो वो ग्रामर के रूल्स पे ज्यादा फोकस करता है। बिल्कुल, यही मेरा पॉइंट है। और आप लोग भी मैं आपसे कहूंगा कि यार देखो, मैं एक नया बच्चा हूँ, मान लो मेरा नाम अनुज है और मैं प्रिपरेशन करने जा रहा हूँ, मेरे को नहीं पता इंग्लिश का कुछ भी। तो मेरे को क्या करना है कि एक एफकेट का प्रीवियस ईयर पेपर उठा लेना। यस सर, बिल्कुल। और उस प्रीवियस ईयर पेपर को उठा करके एनालिसिस करना है कि यार ग्रामर का कितना आया,
वोकैब कितना है, क्लोज टेस्ट कितना है, पैसेज कितना है। तो अनुराग आपको वही बात बता रहा है कि भाई सुनिए आप ध्यान से, इन्होंने क्या कहा कि आप बच्चा यही गलती करता है हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि वो स्टार्ट करेगा नाउन प्रोनाउन वर्ब, उसको लगता है कि इंग्लिश का मतलब सिर्फ यही है, वो टॉपिक वाइज पूरा जाएगा बिल्कुल, और वो पूरा खत्म करके सोचेगा इंग्लिश हो गई, जबकि उसने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पैसेज पे ध्यान नहीं दिया, पैसेज डेली नहीं लगाया उसने क्लोज टेस्ट डेली नहीं लगाया, उसने वोकैब पर डेली काम नहीं करा, सिलेक्शन नहीं हुआ और इंग्लिश हो गई हार्ड। और सर इसी में एक पॉइंट ये ऐड करना चाहूंगा कि जब बच्चा स्टार्ट करता है तो जैसा आपने बोला कि वो टॉपिक्स पे ज्यादा ध्यान देता है, इंग्लिश पे ये नाउन प्रोनाउन हम स्टार्ट करते हैं, उसने पूरी तैयारी कर ली, उसने उन्हीं की प्रैक्टिस करी, वोकैब पे उसने उतना फोकस नहीं किया, उसने मॉक लगाया, उसके स्कोर नहीं आए उसके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से, उसको लगता है इंग्लिश मुश्किल है। हालांकि इंग्लिश में वैसे पढ़ने को तो बहुत कुछ है, बहुत कुछ है, लेकिन आपको भी शायद कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता ही होगा। हाँ, तो फिर हमको यही देखना है, मेन पॉइंट यही है कि एग्जाम की क्या डिमांड है। और एग्जाम मैंने यही एनालाइज किया कि एफकेट जो है वो मेनली आपको वोकैब पे ज्यादा फोकस करना चाहिए। आई थिंक 70% इज वोकैब। ओके, ग्रेट। तो अब क्योंकि हमने इंग्लिश को 3 सेक्शन में डिवाइड करके देखा कि वोकैब हमने डिवाइड किया, देन ग्रामर, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में 2 सेक्शन डाल दिए, क्लोज टेस्ट एंड पैसेज, आराम से 8-10 नंबर के बने। आराम से इधर हम वोकैब पर आ गए, और वोकैब जो है क्लोज टेस्ट से भी लिंक हो रहा है, प्रीपोजिशंस वहां पर आपको काम करने वाली है, फ्रेजल वर्ब, हां फ्रेजल वर्ब आपको काम करने वाली है। तो जो पहला सेक्शन है हमारा वोकैब, उस पर हम आते हैं, और आप मुझे बताइए कि वोकैब को आपने किस तरीके से तैयार किया, और एक क्वेश्चन साथ में ऐड करूंगा किस तरीके से तैयार करने के साथ साथ कि वोकैब बच्चे बोलते हैं मैं भूलता बहुत हूँ, मेरे से वोकैब याद नहीं होती, मैं वोकैब याद करता हूँ भूल जाता हूँ, इस तरीके को आप, इस चीज को आपने कैसे अपना अच्छा करा? सर इसमें मैं ये बोलूंगा कि वोकैब जैसा कि हम सुनते हैं, जैसा बच्चा जब प्रिपरेशन फेज में होता है तो वो कई जगह से सुनता है कि वोकैब की क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। तो कई लोग बोलते हैं कि आप निमोनिक से करो, कई लोग कहते हैं कि आप सिर्फ रट डालो, टू द वर्ड आप रट डालो उसको, या फिर कुछ आप अपने टेक्निक्स डेवलप करो, शॉर्ट ट्रिक्स डेवलप करो जिससे आपको कोई डिफिकल्ट वर्क याद हो जाए। तो मेरा मानना ये है कि निमोनिक्स अगर आप आपके अपने हैं तो वो ज्यादा बेटर है, वो आपको ज्यादा लॉन्ग टर्म तक याद रहेगा। अदरवाइज रोज प्रैक्टिस करने के अलावा मुझे नहीं लगता इसका कोई शॉर्टकट है, क्योंकि मैंने यही किया है, मैं रोज वोकैब्स याद करता था, मेरे टारगेट्स होते थे 5 to 6 वर्ड मेरे को याद करने हैं, और फिर क्या होता है इस टारगेट में ये होता है कि वही वर्ड्स आपके रिपीट भी होते हैं। और सर एक बात ये भी मैंने इसमें देखी है कि जो एसएससी के पीवाईक्यूज होते हैं, एफकेट वो बहुत ज्यादा फोकस करता है। तो अगर आप पॉसिबल है आपके पास, आपको ये लगता है कि मुझे भी यही लगता है कि बहुत ज्यादा वोकैब है, और एक्चुअली में है, शायद सबको सारे वोकैब नहीं याद है, पर ये है कि जो रीसेंट एग्जाम होता है एसएससी के, उनके जो पीवाईक्यूज होते हैं, उनके जो वोकैब सेक्शन है, आप अगर वो करेंगे तो एफकेट आपका, ये मान लीजिए अगर आप 8-10 वर्ड आ रहे हैं ना, मैं इंक्लूडिंग क्लोज टेस्ट, एंटोनियम, सिनोनियम, बिल्कुल 6-7 वहीं से आ रहे हैं। बिल्कुल। तो यहाँ पर अनुराग ने वोकैब सेक्शन को लेकर के मेन जो हाईलाइट बताया वो ये बताया कि एक तो आप इसको अपने रूटीन में उतार लो। हाँ सर, बिल्कुल। और आपको वोकैब जो भूलने वाला जो स्लॉट है वो ऐसे कवर होगा कि आप इसको डेली रिवाइज करोगे। हाँ जब आप रिवाइज, तो अगर मैं अभी आपसे पूछूं यार मुझे बताओ कि मैंगो का मीनिंग क्या होता है ना, गुड का मीनिंग क्या होता है, तो मैं आपको मारूंगा पीटूंगा ना और कहूंगा भूल जाओ, नहीं होगा। इंटेलिजेंट का मीनिंग क्या होता है, क्योंकि यार अपनी लाइफ में मतलब मल्टीपल टाइम से लैक्स ऑफ टाइम हमने इस वर्ड को बोला है या अपने रूटीन में लेकर के आए हैं, तो इसीलिए हमें आज वो याद है। तो वोकैब का सिंपल फंडा है रिवीजन, मैं जो मानता हूँ, और वही अनुराग ने कहा कि आप जो है इसको रिवाइज करते रहिए और डेली का स्लॉट बनाइए। हाँ, आप 10 मिनट 15 मिनट जो भी, इवन जो है अभी मैं एक शो भी लेकर के आ रहा हूँ मंडे को, आप भी बहुत सारे। हाँ सर, मैंने आपका द वोकैब शो काफी देखा है, तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी। और अब मैं एफकेट ही मतलब पूरा फोकस रहेगा एफकेट को लेकर के, उसमें मैंने जो सेगमेंट बनाया है वो मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि आपके सिनोनियम भी है, एंटोनियम भी है, वन वर्ड भी है, और इडियम फ्रेजेस भी है। तो एक काम करते हैं, एक ऐसा स्लॉट बनाते हैं जिसमें बच्चों को सिनोनियम और 5 क्वेश्चन सिनोनियम, 5 क्वेश्चन एंटोनियम, 5 वन वर्ड, 5 इडियम, तो ये 20 क्वेश्चन का एक सेट लेकर, और उसमें 20 क्वेश्चन उसके ऑब्जेक्टिव भी हो, एसएससी सीजीएल के लिए या सीपीयू के पीवाईक्यूज, एफकेट के पीवाईक्यूज से बेटर आपको एग्जाम प्रिपेयर नहीं कर सकता, मुझे नहीं लगता। और 10 मिनट का शो आई थिंक मेरे को सबमिशन रहेगा, इसमें 20-30, तो ये मंडे को आपको यार, मंडे से आपको मिलने लगेगा, क्योंकि अनुराग ने बताया कि यार मतलब जिस तरीके से आपको करना है उस तरीके से चीजों को लेकर के चलेंगे। अब वोकैब के बाद जो सेकंड फेज आता है इसमें इंग्लिश को में, वो आता है हमारा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। तो उसको आपने कैसे करा, रीडिंग को कैसे करा? क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि न्यूज़पेपर पढ़ो, या मतलब क्या था रूटीन में, था आपके डेली करना या नहीं था, उसको मेरे को लेकर थोड़ा सा बताओ पैसेजेस को लेकर के। इनिशियल फेज में
मैं पैसेज उतना प्रिपेयर नहीं करता था, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ओके। क्योंकि मैं वो कैब पे स्टार्टिंग में तो वही ग्रामर वाला वो हिसाब किताब चलता था। तो बाद में फिर हाँ मैंने ग्रामर एडिटोरियल पढ़ने शुरू करे, एंड मेरे को स्पोर्ट्स आर्टिकल पढ़ने बहुत पसंद है। तो मैं जहाँ भी इफ पॉसिबल, चाहे एक ऐप है क्रिकबज़, मैं उनकी कमेंट्री बहुत मतलब पढ़ता हूँ, मैं बहुत ज्यादा पढ़ता हूँ मैं, मतलब मैं बॉल बाय बॉल कमेंट्री पढ़ता हूँ, उनका प्रीव्यू आता है। तो कहने का मतलब ये है कि आपको जो पसंद आए, वैसे तो ये सर देखिए उसमें कई बार ये होता है कि एग्जाम ओरिएंटेड नहीं होता है, बट ये होता है कि आपको रीडिंग हैबिट पता चल जाती है कहाँ क्या यूज हो रहा है। बाकी तो आपका वोकैब सेक्शन है, अगेन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में भी वोकैब क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि वो पूछते हैं जो ये वोकैब में ये फ्रेज में ये वर्ड यूज हुआ है, इसका मतलब क्या है, सिनोनिम एंटोनियम पूछ लेते हैं, कई बार वो फ्रेज आ जाता है, एक क्वेश्चन आता है ऐसा। बिल्कुल। तो वोकैब तो मतलब काफी मैंने काफी, तो मतलब लगभग बार बात वोकैब की आ रही है करके। तो गाइस यार आप वोकैब पर बहुत ज्यादा ध्यान देना। इवन अगर आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में भी जाओगे ना, तो भी जो है आपको वोकैब पर अच्छे से ध्यान देना है। अच्छा, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में जो आपने एक पॉइंट बोला है कि आप ना अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग जो है वो चीजों को पढ़िए, क्योंकि अगर आपको बॉलीवुड में बहुत अच्छा लगता है तो आप बॉलीवुड की न्यूज पढ़िए, कोई इसमें इशू नहीं है। क्रिकेट आपको पसंद है, लड़कों को क्रिकेट बहुत ज्यादा मजा आता है ना, तो क्रिकेट की न्यूज पढ़िए, मगर आप डेली रूटीन बना लीजिए कि आप जो है थोड़ा सा, चाहे हाफ न्यूज पेपर पढ़ें या कुछ भी ऐसी चीज, 15 मिनट्स इज स्टार्टिंग में बहुत आराम से। क्योंकि यार अनुराग ऐसा होता है कि जब ना अगर हम लोग नहीं कर रहे रीडिंग स्किल को नहीं कर रहे, और हम लोगों के मन में ये होता है यार पैसेज अनसीन आना है, तो वो हमें दिक्कत कर जाता है। क्योंकि यार अनसीन आना है ठीक है, मगर इसका मतलब ये नहीं कि आप उसको कभी सीन ही ना करो भाई, पैसेज अनसीन आना है, फिर तो आपने रीडिंग स्किल को ही अपना अनसीन कर लिया, अनसीन ही रह जाएगा, फिर वो अनसीन ही रह जाएगा। तो गाइस अनसीन आता है पैसेज, ये बात सच है, मगर आपने रीडिंग स्किल्स को अनसीन मत करिए, उसको आप अपना रूटीन में लेकर के आइए। क्रिकेट है, बॉलीवुड है, या पॉलिटिकल न्यूज है, कहीं से भी आपको कोई भी आर्टिकल नजर आ रहा है, और इवन वहां से कुछ आपको वर्ड भी जो है मिलेंगे, वहां से वर्ड्स मिलते हैं। और सर इसमें ये भी होता है, जैसे आप जो वोकैब याद कर रहे हैं रोज का, आप जब उसको पढ़ोगे तो बहुत ज्यादा चांसेस है आपके वो वर्ड्स वहां आएंगे, वहां फिर से रिवीजन हो गया वो, और जब वहां पर आएगा ड्यूरिंग रीडिंग तो वो आपको ज्यादा लॉन्ग टर्म याद रहेगा, और वो फिर आप भूलते नहीं है। तो वो बहुत ज्यादा बेनिफिट है। और ये भी है कि एफकेट में मैंने ये भी देखा है, पहले शायद उतने जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आते थे कंपैरेटिवली इजी आते थे, अभी वो क्या जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का वो लेवल भी बढ़ चुका है, अच्छा लेवल। पिछले दो मैं देख रहा हूँ उसमें लेवल अब थोड़ा इंक्रीज हो रहा है, और क्लोज टेस्ट का भी। और इसमें काफी क्वेश्चन फिक्स प्रिपरेशन के आ रहे हैं। हाँ सर, फ्लिप फिक्स, वो तो सर मुझे लगता है कि वो वोकैब में ही कवर हो आपका करना चाहिए, क्योंकि वोकैब का मतलब ये नहीं कि सिर्फ आप एंटोनियम एंड सिनोनियम कर रहे हैं, नहीं, एंटोनियम, सिनोनियम, इडियम, फ्रेजेस, उसके बाद आपका वन वर्ड एंड देन फ्रेजल वर्ब्स, ये आपको करना पड़ेगा। हम ऐसा भी कर सकते हैं कि भाई अपने वोकैब में, जैसे हम सभी को यही, जैसे आपने बहुत अच्छा पॉइंट बताया कि यार सिनोनिम, एंटोनियम, मीडियम हमें लगता है यही है, तो हम इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं कि यार हमें डेली ना 10 क्वेश्चन फिक्स प्रिपरेशन के याद कर लेने हैं, 5 क्वेश्चन फ्रेजल के याद कर लेना है, तो वो हमारा फिर हमें पता ही नहीं चलेगा हम कितना कर गए। हाँ, और क्या यार, अगर मैं कह रहा हूँ अभी हमारे पास 90 डेज है, 75 डेज है एग्जाम को लेकर के, अगर मैंने 10 क्वेश्चन प्रिपरेशन के 10 फ्रेजल वर्ब भी कर लिए, तो मैं तो 300 फिक्स प्रिपरेशन कर लूंगा, क्योंकि अगर मेरे को मैराथन लेनी पड़ेगी तो 5 से 7 घंटे लगेंगे, और आप लोगों को पहले तैयार हो जाएगा, और आपका फिर रिवीजन होगा जब मैराथन आएगी, रिवीजन हो जाएगा, क्योंकि अगेन रिवीजन ही है वो सर्कल कंप्लीट रिवीजन पे ही होना चाहिए। राइट। और जैसे हमने रीडिंग के बारे में बात करी, अब मुझे ग्रामर में यार ये बताओ कि कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं इंपॉर्टेंट जो हमें जरूर करने चाहिए प्रायोरिटी बेस पर, फिर उसके बाद थोड़ा सा नीचे आ जाएंगे कि हाँ ये भी कर लेना तो ठीक है, लेकिन प्रायोरिटी वाले कुछ चैप्टर्स के नाम बताओ मुझे कि जो बहुत जरूरी हो जाता है इंग्लिश में, जैसे नाउन करना है, प्रोनाउन करना है, और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है, ये कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं जैसे जो करने ही चाहिए हमें? सर पहला चैप्टर तो मैं बोलूंगा टेंस, क्योंकि जो टाइम एंड टेंस जो है उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, और ऐसा भी नहीं है आपको बहुत डीप में जाना है, बहुत सारी वीडियोस हैं, आपकी वीडियोस हैं जिनमें डायरेक्टली आपको वो मिलते हैं, सीधा सीधा आपको रूल्स मिलते हैं कि इन रूल्स पे ये आपने एग्जांपल्स भी करवा रखे हैं, क्वेश्चंस भी करवा रखे हैं, तो आप वहां से सिर्फ वो, जिसके पास पूरा टाइम है वो पूरा जा सकता है कि आप चैप्टर वाइज गए। और अगर आपको ये चैप्टर्स करने, उसके बाद एक प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन बहुत पूछी जाती है, आप प्रेपोजिशन का चैप्टर पढ़ सकते हो। बाकी वर्ब, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ज्यादातर इन्हीं में प्रॉब्लम आती है, टेंस में बहुत प्रॉब्लम आती है, पर टेंस के क्वेश्चंस भी बहुत ज्यादा आते हैं। और इतने क्वेश्चन, और मेनली तो ये है कि मैंने जब प्रिपेयर किया था मैंने उतना डीप में नहीं पढ़ा था,
अभी मैं पढ़ने लगा हूँ क्योंकि अभी और भी एग्जाम्स मेरे टारगेट में हैं, तो जहाँ पर इंग्लिश काफ़ी डिमांड करती है काफ़ी कुछ, तो वहाँ पर मैं चैप्टर वाइज पढ़ रहा हूँ। पर उस टाइम पे मैं क्या करता था, मैं क्वेश्चन ज़्यादा प्रैक्टिस करता था। उससे क्या होता था कि मैं शायद ब्लैंक भी जा रहा हूँ, अगर मैंने किसी सेशन में आया, मैं मतलब किसी भी टीचर के सेशन में, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, बट मैं उनके सेशन में गया तो मेरे को कुछ 3-4 रूल मिल गए, मैंने उनको नोट कर लिया, मैंने याद कर लिया। अब क्या है, मेरे को कोई भी क्वेश्चन एनकाउंटर हुआ, अगर वो रूल वहाँ एप्लीकेबल है तो मेरे वो रूल पक्के हो गए फिर। तो मैं नोट्स का रूल है आपका, हाँ, नोट्स आपने बहुत अच्छे से बनाए हैं। हाँ, मैंने बनाए थे। मतलब ऐसे मैंने चैप्टर वाइज नोट्स नहीं बनाए थे, अभी मैंने स्टार्ट कर दिया है। मैंने पिछले 1-2 इनटेक से मैंने स्टार्ट किया हुआ है और मैं ऐड करता रहा हूँ। तो उसमें स्टार्टिंग में मेरा ये था कि मेरे पास जो नोटबुक थी ना, उनमें सिर्फ क्वेश्चन ही थे, क्वेश्चन एंड देन उसका कॉन्सेप्ट। मैं ऐसे करता था क्योंकि मैंने एयरफोर्स एक्स ग्रुप की तैयारी करी थी, तो वहां मैं ऐसे ही पढ़ता था, क्योंकि स्टार्टिंग में मेरे को इंग्लिश यही लगता था। अभी भी इनफैक्ट मैं कई सारे बच्चों से एनकाउंटर करता हूँ, वो कहते हैं कि यार इंग्लिश पढ़ते तो हैं पर यार इसको पढ़े कैसे, क्वेश्चन तो सॉल्व होता ही नहीं है। सही है। स्टार्टिंग में मेरे साथ भी यही होता था। तो मैंने क्या किया था, मैंने एक टीचर थे, उन्होंने मेरे को उन्होंने बोला था कि आप सिर्फ लगे रहिए, आपको खुद ही फिगर आउट हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारी वीडियोस है, बहुत सारी उसकी इंग्लिश पढ़ने की टेक्निक है, ग्रामर है, बट आप खुद ही फिगर आउट कर लोगे अगर आप लगे रहोगे। आपको पता चल जाएगा जब आप ये होगा ना, आपने ये पढ़ा और आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो गया, एंड रिजल्ट वही है, आपसे क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए। ये मतलब नहीं है कि आपको इंग्लिश बोलनी आ रही है नहीं आ रही है, आपसे क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए। अगर आपका जो तरीका है वो क्वेश्चन सॉल्व करने तक एंड हो रहा है, आप बहुत सही ट्रैक पे हो। मैंने यही ऐसे ही स्टार्ट किया था। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो आप मतलब देख पा रहे हैं कि यार अनुराग की जर्नी जो है वो ऐसा नहीं है कि एकदम से ही जो है बहुत मास्टर था मैं इंग्लिश में और मैंने आकर के बस मेरे लिए थोड़ा बहुत पढ़ा। मैंने बहुत स्ट्रगल किया इन्होंने सब्जेक्ट को लेकर के। इसमें एक पॉइंट मैं ऐड करना चाहता हूँ, मेरा पॉइंट आपको अच्छा लगे तो जरूर बताना कि जब बच्चा कभी भी, इवन चाहे इंग्लिश हो चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, क्वेश्चन अटेम्प्ट करता है, तो मैं बच्चों से जैसे क्वेश्चन कराता हूँ, तो बच्चे जब क्वेश्चन करते हैं तो गलत हो जाता है, तो बच्चे डिमोटिवेट हो जाते हैं, यार मेरा गलत हो गया, और फिर सही हो जाता है तो ठीक है चलो अच्छा हो गया। लेकिन मैं कहता हूँ कि आपको दोनों सिचुएशन में खुश रहना है। बिल्कुल। कैसे यार, वो मेरा एक्सप्रेशन है, जैसे मान लो कोई क्वेश्चन आया हमारे सामने और आपसे वो गलत हो गया, तो फिर आपको करना है यस, गलत हो गया तो कुछ सीखने को मिलेगा, कुछ नया मिलेगा सीखने। यार मैं क्वेश्चन लेकर आ रहा हूँ, या किसी बुक में आप क्वेश्चन पढ़ रहे हो, वो गलत हुआ आपसे, तो सॉल्यूशन तो होगा ना आपके पास। और क्या, तो यस नया क्वेश्चन मिला, और ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए तो वो फंस जाते हैं, और यहाँ टीचर के सामने या बुक के सामने है तो यस यार यस करो ना, कि आप कुछ मिलेगा पेपर में, नहीं गलत करोगे। और अगर क्वेश्चन सही हो जाता है तो भी यस, तो भैया मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ रहा है, रिवीजन हो गया, घबराना नहीं है। हाँ, घबराना दोनों सिचुएशन में आपको खुश रहना है, आपको गिव अप नहीं करना है। किसी पॉइंट पे, क्योंकि आपने कुछ टारगेट बनाया है, एग्जाम क्लियर करना है, तो आपको सैक्रिफाइसेस तो करने पड़ेंगे। ये नहीं है कि टफ क्वेश्चन आया और आप निकल गए सेशन छोड़ गए, या फिर आप बुक्स को खोले बैठे हो, आपने वो चैप्टर स्टार्ट कर दिया कि जो आपको आता है, और जो डिफिकल्ट था वो छोड़े चले गए, तो फिर वो छूटता ही चला जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। और एक चीज और मैं यहाँ कहना चाहता हूँ आपसे, कि जैसे अगर हम मुझे एक बात बताओ कि अभी हमारे पास 70-75 डेज है हमारे पास, या अप्रोक्स बोल दो 90 डेज है 2024 को लेकर के। तो हम, कोई न्यू बच्चा है, एकदम नया बिगनर, ठीक है, वो एकदम टॉपिक वाइज पढ़ रहा है और वोकैब भी पढ़ रहा है बिल्कुल शुरू से, और कॉम्प्रिहेंशन भी पढ़ रहा है। अगर वो एक सेट अपना, जो मेरा मानना है कि उसे ऐसा करना चाहिए, क्योंकि आपकी जो पहले वाला पॉइंट था ना, अब ये ध्यान से सुन रहे हैं अगर बात को, तो दोबारा से सुन लें अगर नहीं सुना, जो मैंने एक बात बोली थी कि ग्रामर का रोल है मगर उतना नहीं है कि आपको परेशान करेगा वो। तो मान लो एक सेट है, आपको 30 क्वेश्चन आने लगे हैं, तो एक 30 क्वेश्चन का वो रूटीन सेट लगा ले कि यार आज ना मेरे को 30 क्वेश्चन का सेट तो करना है, और अपना रूटीन फॉलो करना है, वोकैब का, ग्रामर का और कॉम्प्रिहेंशन का, वो रूटीन अलग और एक सेट अलग। उससे अनुराग क्या फायदा होगा, मेरे को जो लगता है कि हो सकता है नाउन का चैप्टर ना हो, हो सकता है प्रोनाउन ना हो, मगर वोकैब आएगी, बिल्कुल इंडिविजुअल कॉन्सेप्ट है, पैसेज आएगा, आपको पढ़ना है कहाँ गलती करी है, इंडिविजुअल कॉन्सेप्ट है, बहुत सारी चीजें उसको उस सेट में सीखने को मिलेगी हैंड टू हैंड। तो मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर कोई बच्चा इंग्लिश का डेली एक सेट लगा रहा है, बस मन से ये निकाल दे कि सिलेबस कंप्लीट होने में लगाऊंगा, क्योंकि सिलेबस कभी कंप्लीट नहीं होगा इंग्लिश में, तो कुछ ना, मतलब इंग्लिश का किसी भी सब्जेक्ट में कुछ ना कुछ पॉइंट, यार हमने 10th किया, 11th किया, 12th किया, आखिरी डेट तक ना एक वो रहता था पन्ना, यार ये वाला पन्ना ये भी रह गया, इसको तो हमने पढ़ा ही नहीं। तो मतलब चाहे वो पॉइंट 1 में हो, वो हमेशा कुछ ना कुछ रह जाता है, और उसके चक्कर में हम रिवीजन प्रैक्टिस छोड़ देते हैं, और वही ड्रॉबैक होता है हमारे, जो फेलियर हो जाता है उसमें, और जो टॉपर होता है उसमें। तो मेरा मानना है कि अगर ये डेली एक सेट लगाएं, प्रैक्टिस सेट लगाएं,
बेशक सॉल्यूशन देख करके चीजें तो सीखने को मिलेंगी। हाँ सर बिल्कुल। तो लगाना चाहिए नहीं लगाना चाहिए, आप क्या कहते हैं? सर बिल्कुल लगाना चाहिए। अगेन मैं उसी पॉइंट पे एम्फेसिस करूंगा कि जो मैंने बोला था कि आपको एग्जाम का आइडिया होना चाहिए। एग्जैक्टली। आप यहीं से ये जो प्रैक्टिस सेट लगाएंगे आप चाहे कोई भी प्रैक्टिस सेट लगा रहे हो, आप मॉक लगा रहे हो, आपको वहां भी एफकेट के पीवाईक्यूज मिलेंगे। आप एसएससी का कोई पीवाईक्यूज लगा रहे हो, सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो, वहां पर भी आपको पीवाईक्यूज मिलेंगे। और पीवाईक्यूज से बेटर कुछ नहीं है आपको। शायद आप टीचर पे भी बिलीव नहीं कर रहे हो, तो आप अगर पीवाईक्यूज देख रहे हो ना, तो आपको खुद ही बिलीव होने लगेगा कि हाँ टीचर जो बोल रहा है वो सही है, क्योंकि टीचर भी वही देख रहा है एनालिसिस। शायद हम जो नहीं करते हैं वही तो टीचर करते हैं, हमारे लिए वही तो करते हैं। हम क्या करते हैं, हम तो सिलेबस पे ध्यान दे रहे हैं। टीचर क्या करता है, टीचर ये देख रहा है कि एग्जाम पूछ क्या रहा है, डिमांड क्या है, वो टीचर ऑलरेडी एनालिसिस करके बैठा हुआ है। तो प्रैक्टिस वही गेम है, प्रैक्टिस का खेल है। मतलब बेसिकली हमें प्रीवियस क्वेश्चंस पे बहुत ज्यादा फोकस करना चाहिए। इवन हम एफकेट की तो कर भी रहे हैं, बड़े बड़े एग्जाम जैसे सीजीएल है, सीपीयू है, इनको भी आप उठाओ, इनके भी सेट उठाओ, और इनसे भी सीखने को मिलेगा हमें बहुत कुछ। क्योंकि यार देखो मेरा आपका और मतलब आपका जो मानना है उसी हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि बच्चों को सही डायरेक्शन मिलना बड़ा मुश्किल हो जाता है, और अगर सही डायरेक्शन मिल गई उनको तो वो कर ले जाएगा बिल्कुल। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे बहुत ज्यादा फोकस करें आप, क्योंकि और प्रैक्टिस आपकी आज से ही शुरू हो जानी चाहिए। ऐसा ना करें कि यार मैं पूरा इंग्लिश का सिलेबस कंप्लीट करूंगा तब जाकर के पहला क्वेश्चन लगाऊंगा। सर वो बहुत कभी आएगा नहीं वो दिन नहीं आएगा, और उसके चक्कर में आप अपना बहुत बड़ा नुकसान कर बैठोगे। एंड सर क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से ये भी फायदा है, आप खुद को एग्जाम टाइम के जो प्रेशर पड़ने वाले ना, आप उसके लिए भी प्रिपेयर कर रहे हो। आप सिर्फ एग्जाम क्लियर करने वाला सीन नहीं है। आप जैसे एग्जाम अब आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो, आपके ऊपर टाइम का प्रेशर है, आपके पास राइट और रॉन्ग का प्रेशर है। आप ये सारी चीजें नेग्लेक्ट यहीं पर कर सकते हो घर पे, वो जो ड्यूरिंग प्रैक्टिस फेज, वहां पर आप देख सकते हो मेरी क्या गलती हो रही है, कौन से चैप्टर में मेरे को दिक्कत आ रही है, किसमें ज्यादा टाइम लग रहा है, आप उनको रेक्टिफाई कर सकते हो। बिल्कुल। तो प्रैक्टिस हमको बहुत कुछ सिखाती है। नहीं सही है। और एक्यूरेसी को लेकर थोड़ा सा बताओ कि किस तरीके से जो है आपका जैसे अभी जो लास्ट था तो उसमें 25 क्वेश्चंस आए थे, कितने आए थे आपके इंग्लिश के? सर जो मैंने 123 वाला दिया था उसमें 30 क्वेश्चंस थे। मैंने अटेम्प्ट उसमें आई गेस 26 किए थे। एंड मेरे जो मैंने इंडिविजुअल मार्क्स आते नहीं है, बट मेरे 3 क्वेश्चन गलत हुए थे उसमें। एंड उन 3 में से मेरे 2 जीके के थे और 1 क्वेश्चन शायद इंग्लिश का ही था वो। तो मेरे 25 सही हुए थे एंड 26 में से 25। तो आप समझ रहे हैं यार, मतलब कितना अच्छा स्कोर किया है यहाँ पर। और उस बच्चे ने जिसने इंग्लिश को बिल्कुल आपकी तरह पढ़ना शुरू किया कि मेरे को नहीं आता और अब मेरे को आता है, तो वो जर्नी जो है हमने अनुराग से शेयर करी और बहुत सारे पॉइंट्स जो है अनुराग से डिस्कस किए। आपको भी बहुत मजा आया होगा। बाकी आप मुझे बताओ कुछ और कहना चाहते हैं या और कुछ मतलब इंग्लिश को लेकर के और कैसे क्या कर सकते हैं, कोई थॉट हो या कोई ऐसी ट्रिक हो आपकी जो आपने ट्राई करी थी वो आप शेयर करना चाहते हैं अपने इंग्लिश को अच्छा करने के लिए उस तरीके से? आई थिंक सर मैं मेनली वोकैब के लिए बोलूंगा कि वोकैब आप अगर आप इफ पॉसिबल आप लिख कर प्रैक्टिस करें, क्योंकि आप सिर्फ देखते रहते हैं जो आंखों के सामने से गुजरता रहता है वो ज्यादा टाइम तक रिटेन नहीं होता है। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे और जितने आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करिए, उससे क्या होता है आपको ऑप्शंस भी पता चलता है, ऑप्शन एलिमिनेशन सीख जाते हैं आप। कई बार हमको वोकैब नहीं भी आ रही है, हमने पढ़ी भी नहीं है कभी, हम ऑप्शन एलिमिनेट कर लेते हैं। तो उसमें क्या होता है कि हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। वो एंड रिजल्ट यही है, क्वेश्चन सॉल्व होना है, एग्जाम क्लियर करना है। हमको यहाँ पर कोई पीएचडी नहीं करनी है ना, आपको इंग्लिश का टीचर बनना है। हाँ, तो वो वाली बात है। तो आप ऑप्शन हम कई सारी चीजें सीखते हैं, प्रैक्टिस हमको काफी सारी चीजें सिखाता है, ऑप्शन एलिमिनेशन सीख जाते हैं। एंड बाकी ग्रामर पे आई थिंक अगर ओनली एफकेट की बात कर रहा हूँ मैं, बहुत ज्यादा एम्फेसिस इतना नहीं होना चाहिए कि आप बाकी चीजों को कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो। आपके पास टाइम है तो आप पढ़िए, आप अदर सब्जेक्ट्स भी पढ़िए और आप चैप्टर वाइज भी पढ़ सकते हैं उसमें। और अगर आपको सिर्फ वो 5 क्वेश्चन टारगेट करने हैं तो उसके लिए मुझे नहीं लगता कि वो सारे जितने भी 8 पार्ट ऑफ स्पीच है वो आपको 8 की 8 आनी चाहिए, मुझे नहीं लगता। कुछ सर्टेन रूल्स हैं जो बहुत ज्यादा वो अगेन पीवाईक्यू से आपको एनालिसिस मिल जाता है कि किन पे ज्यादा फोकस हो रहा है, कितने ज्यादा एम्फेसिस हो रहा है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे मैंने देखा है कि जो टेंस में होता है, ये तो इज एम आर का इज है तो आर लगाना है, जो सिंगुलर प्लूरल वर्ब्स की ये इन पे ज्यादा फोकस होता है, बहुत ज्यादा फोकस होता है। तो एग्जाम ओरिएंटेड पढ़िए, बस यही है। और एक जो रूटीन आपने सेट किया है, एक बार रूटीन सेट करिए, ये नहीं कि आप हर 10 दिन में रूटीन बदल रहे हैं, तो फिर वो होता है ना हम एवरीवेयर हैं, ना तो इधर है ना उधर है, हर जगह है, तो उसमें वो कहीं लेकर नहीं आएगा। तो बहुत अच्छा जो है बताया यहाँ पर अनुराग ने। तो मैं बस यही कहूँगा कि आपको अगर ये बहुत अच्छा लगा है, अगर आप कुछ हो तो एक बार आप सारे बच्चे जो है
कमेंट करके जरूर बताना, और आपके जो डाउट होंगे ना यार आप भी कमेंट कर देना, अनुराग जो है रिप्लाई कर देंगे उसके कमेंट्स का। और इसके अलावा भी वैसे तो मुझे लगता है सारे डाउट क्लियर ही हो गए होंगे। हाँ सर। और अगर आपको कुछ इसके बाद भी कोई डाउट है तो आप जो है कमेंट कर दीजिएगा कि भाई हमारा ये डाउट है इंग्लिश को लेकर के, ये चीजें हैं, तो वहाँ पर अनुराग रिप्लाई कर देंगे, मैं रिप्लाई कर दूंगा, जैसे भी रहेगा। एंड सर वन मोर थिंग, मैं शायद सिर्फ इंग्लिश के लिए नहीं, ये स्ट्रेटेजी जो इन जनरल है ये हर सब्जेक्ट के लिए है। वेरी नाइस। आप हर सब्जेक्ट में एनालिसिस करिए, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या डिमांड है, आप हर सब्जेक्ट में अप्लाई करिए, ये सब में काम आती है ये। बिल्कुल। तो दोस्तों फिर सेशन को एंड करें। तो अनुराग बहुत अच्छा लगा यार, थैंक यू वेरी मच करके। थैंक यू वेरी मच। और भाई आप सारे बच्चे जो है अपने डाउट्स जो है पूछ लीजिएगा अनुराग से, और इस तरह अनुराग को हम बार बार बुलाते रहेंगे, बार बार परेशान करते रहेंगे तुम्हें, ठीक है? तो चलिए भाई, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू एवरीवन।